हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल न्यूलाइट नीट पर। शुभ संध्या, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ बच्चों नीट मॉडल 24 अच्छा बैलेंस पेपर था, आपने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। एक बार फिजिक्स वाले सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के हम सोल्यूशन मैच कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आइए डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन देखिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला क्वेश्चन, किरचॉफ्स सेकंड लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ। तो किरचॉफ्स आपका फर्स्ट लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या सेकंड, किसी कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी स्टोर्ड इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। उसका रिजल्ट है अगर कैपेसिटर इसकी कैपेसिटी सी है और उसके प्लेट्स के बीच में अगर वी वोल्टेज अप्लाई किया गया है तो उसमें स्टोर्ड एनर्जी का जनरल फार्मूला हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बहुत आसान सवाल करा, अगर चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू इट्स डायरेक्शन। अगर हम कोई ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बना ले बच्चों, ये आपको याद होगा एम्स 2018-19 में लगातार पूछे गए सवालों का बड़ा अच्छा क्रम रहा इस पर। हालांकि वो सवाल मोमेंटम से रिलेटेड पूछे गए थे। सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, यूनिफॉर्म फील्ड है। इसमें अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को नॉर्मली प्रोजेक्ट करें, ऐसे प्रोजेक्ट कर दें, तो हमने जो वेलोसिटी ऑफर की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आते ही इस पर एक वर्टिकल डायरेक्शन पर वेलोसिटी डेवलप होगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से ये आगे जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से नीचे जाएगा, तो आगे भी जाएगा नीचे भी जाएगा, दोनों बात एक साथ ट्रेस करेगा, 2D मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल शेप का मोशन करेगा। इसकी जनरल इक्वेशन शायद आपको याद भी हो, y इज इक्वल टू हाफ ऑफ QE अपॉन m मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर अपॉन इनिशियल ऑफर्ड वेलोसिटी। तो y की 1 पावर x की 2 पावर के प्रोपोर्शनल आएगी इस ट्रेजेक्ट्री पर। इसका मतलब इसकी ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक शेप की है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा किसी बॉडी का मोमेंटम 50% बढ़ा दिया गया। तो मोमेंटम 50% बढ़ा दिया गया, काइनेटिक एनर्जी में कितना परिवर्तन हो, कितनी बढ़त होगी, वो परसेंटेज में बतानी बच्चों। देन नीचे काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला बच्चों होता है हाफ ऑफ m मल्टीप्लाई बाई वी स्क्वायर, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। मोमेंटम के टर्म्स में कहा जाए तो रिजल्ट होता है p स्क्वायर अपॉन 2m। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, अगर बच्चों अगर सिंपल सी बात है, अगर काइनेटिक एनर्जी के ई है, मोमेंटम p है, हमने मोमेंटम में 50% की चेंज कर दी, तो हमारा फाइनल मोमेंटम p प्लस p का 50%, p प्लस p का 50 अपॉन 100 इतना और हो जाएगा। कटिंग करोगे तो आ जाएगा बेटा, ये फाइनल मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा 3p/2। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी 3/2 का स्क्वायर मींस 9/4 टाइम्स हो जाएगी। परसेंटेज चेंज देखा जाए तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाई 100। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी बेटा, तो 9/4 टाइम्स ऑफ के, 9/4 टाइम्स ऑफ के। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी बेटा, के ई अपॉन कितना बेटा, के ई मल्टीप्लाई बाय बच्चों 100। एलसीएम लोगे 4 1 जा 4, 9 में से 4 गए, 5/4। रिजल्ट आ जाएगा 5/4, ऊपर भी के ई नीचे भी के ई से के ई कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय 100। सो 5/4 ऑफ 100 मींस 1.25 मल्टीप्लाई बाय 100, 125%, 125% बेटा। क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ चलते हैं, ये था मोमेंटम का सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एंगल ऑफ डिप ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल्स। तो किसी भी मैग्नेटिक नीडल का हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल ऑफ डिप कहलाता है। अगर आप अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स पर चले जाएं तो आपकी नीडल ठीक वर्टिकल हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, यानी उस वक्त इसका हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल 90 डिग्री होगा। सो एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक डायपोल इज 90 डिग्री, ऑप्शन संख्या 4। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल 6 नंबर देखिए, when a diode shows saturation current then dynamic resistance। so dynamic resistance का जनरल फार्मूला, डायनेमिक रेजिस्टेंस जैसे स्टैटिक रेजिस्टेंस V बराबर IR से मिल जाएगा, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस R बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा I से मिलेगा। सो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल जो होगा सो होगा, लेकिन मामला सैचुरेटेड करंट का है। एट द कंडीशन ऑफ सैचुरेशन देयर विल नो चेंज इन करंट, नो चेंज इन करंट मींस डेल्टा I फैक्टर 0, समथिंग अपॉन 0 गोस टू इनफाइनाइट। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाने पर हमारी करंट सैचुरेट हो जाती है। ऑलराइट, 6 नंबर सवाल। 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 7 नंबर कह रहा है इज देयर एनी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, कह रहा है इफ देयर इज चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम J to 5J इन 5 सेकंड। तो हमसे पूछ रहा है टॉर्क कितना होगा बच्चों।
जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें फोर्स बताता है, वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल हमें टॉर्क बताएगा। दिस विल गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉर्क। सो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना है, जे से 5j, तो चेंज कितना है बेटा 5j माइनस j अपॉन टाइम इंटरवल कितना लगा बेटा 5 सेकेंड। 5j में से j चला गया 4j अपॉन 5, 4j बाई 5 इज इक्वल टू टॉर्क। तो 4j5 का मतलब बेटा 0.8j इज एक्चुअली टॉर्क वैल्यू। ऑप्शन संख्या चाहो तो डेसिमल में रख लो या फ्रैक्शन में 4/5j। ऑप्शन संख्या सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन संख्या सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए ध्यान से, कह रहा पावर फैक्टर ऑफ एनी एलआर सर्किट। बच्चों का पावर फैक्टर का जो सामान्य फार्मूला है वो था cos phi इज इक्वल टू आर बाई जेड। यहाँ आर रेजिस्टेंस की वैल्यू है और जेड इंपिडेंस ऑफ सर्किट है। आर की जगह आर रहेगा, अंडर रूट के अंदर बचा आ जाओ। जेड की जगह क्या लिखा जाए, तो जेड की जगह बच्चों सर्किट का कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि आपको याद होगा एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आता है। अब चूंकि हमारे सर्किट में सी फैक्टर है नहीं, तो सी फैक्टर हटा दो। अब रिजल्ट क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आर अपॉन अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल का स्क्वायर और प्लस आर की वैल्यू आर स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं बेटा, तो देख लीजिए। आई थिंक ऑप्शन संख्या 3 के साथ जाएंगे, यहाँ डिवीजन का साइन नहीं लगा, करेक्ट कर लो। आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये किसी एलआर सर्किट के पावर फैक्टर का फार्मूला। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, उसमें 100 वोल्ट तक उसको चार्ज किया गया है। एंड देन इट्स प्लेट्स आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, हीट प्रोड्यूस। तो बच्चों जैसे ही कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद अगर आप इसकी प्लेट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, तो कैपेसिटर की प्लेटों में ड्यू टू डिफरेंस पोलैरिटी जो एनर्जी स्टोर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, वो स्पार्किंग करेगी और हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। तो हीट रिलीज होगी एट द कॉस्ट ऑफ स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, और स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हाफ ऑफ CV स्क्वायर। आइए वैल्यू रखते हैं बेटा। सो हीट प्रोड्यूस्ड एट द कॉस्ट ऑफ लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ C, मतलब कैपेसिटी की वैल्यू, कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड, तो 2 10 टू द पावर ऑफ -6 फैराड मल्टीप्लाई बाई अप्लाइड वोल्टेज का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, 100 मींस 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 2 का स्क्वायर 10 टू पावर 4। 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, 10 टू पावर 6 में से 4 चला जाएगा, 10 की पावर -2 मींस 0.01 इन टर्म्स ऑफ जूल। ऑप्शन संख्या 3 के साथ जाएंगे बेटा। 9th नंबर, 10th नंबर की तरफ चलते हैं बेटा। बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। 10th नंबर कह रहा है इन एसएचएम फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों आपको याद होगा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन अगर समानता देखी जाए, सो अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन साइन फंक्शन के फॉर्म में है y बराबर a sin ओमेगा t, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी फंक्शन आएगा a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t। फेज कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम हो। हम चाहें तो a ओमेगा cos ओमेगा t को a ओमेगा sin ओमेगा t और प्लस π/2 लिख सकते हैं बेटा। sin 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, sin 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इसी cos को sin में कन्वर्ट करके लिख दिया। तो हमसे पूछ रहा है फेज डिफरेंस बताइए बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। तो डिस्प्लेसमेंट की फेज ओमेगा टी है और जो वेलोसिटी फैक्टर उसकी फेज में ओमेगा टी के साथ प्लस π/2 आ रहा, यही डिफरेंस ऑफ फेज है, मींस π/2 मींस 90 डिग्री। π/2 को आप 90 डिग्री भी कह सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ऑर्बिटल v वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस। तो जो अर्थ सरफेस के ऑर्बिटल वेलोसिटी का समान फार्मूला बच्चों v बराबर अंडर रूट के अंदर g मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ सेंट्रल बॉडी मतलब अर्थ, और रेडियस के नाम पर वैसे re प्लस h लेते हैं, लेकिन वेरी क्लोज है अर्थ के, तो उसकी हाइट नेग्लिजिबल होगी, तो केवल सेपरेशन के नाम पर अर्थ के सेंटर से और सैटेलाइट तक की सेपरेशन re मानी जाएगी। ऑलराइट, तो आप चाहें तो इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो रूट के अंदर इसे आप GRE स्क्वायर भी लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्म करके स्मॉल g के टर्म्स में अपॉन RE। RE से RE खत्म हो जाएगा, रिजल्ट बचेगा बच्चों। वैसे भी लोगों को याद होता है कि अर्थ की सरफेस के बहुत क्लोज चक्कर लगा रहे किसी सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी और रूट GRE, रूट के अंदर g की वैल्यू अगर 10 रखी जाए और रेडियस ऑफ अर्थ को 6.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 रखा जाए बेटा, तो आपका जो आंसर आएगा डेसिमल खत्म, जीरो खत्म, तो आंसर आ जाएगा 64 10 टू पावर ऑफ 6। 64 का रूट 8 होगा, 10 टू पावर 6 का रूट 3 होगा, 8 10 टू पावर 3 मतलब 8000 मीटर पर सेकंड या 8 किलोमीटर पर सेकंड। ऑप्शन संख्या सेकंड के साथ जाएंगे। 11th का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं बेटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A क्रॉस B
सॉरी एक्सप्रेशन है ए डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी। सुनो बेटा, आपको याद होगा कि दो वेक्टर का क्रॉस करने से जो वेक्टर डेवलप होगा वो दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ए वेक्टर का आप डॉट कर रहे हैं उस वेक्टर से जो ए क्रॉस बी से बना है। तो इफ इट इज ए वेक्टर, इफ इट इज बी वेक्टर, बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी करने से जो वेक्टर डेवलप होगा वो ऐसा, ये हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर। ऑल राइट, ये ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर का ए के साथ बनने वाला एंगल 90, बी के साथ बनने वाला एंगल भी 90। तो ए का डॉट अगर ए क्रॉस बी से किया जाए तो ए का डॉट ए क्रॉस बी से करोगे तो इन दोनों के बीच चूंकि एंगल 90 है, डॉट करने में आता है कॉस थीटा, कॉस 90 इस पूरे प्रोडक्ट को जीरो बना देगा। मतलब आप ए का डॉट दरअसल ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर से कर रहे हैं, एन कैप से। यहाँ एंगल 90 तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा और प्लस का लिखा हुआ बी वेक्टर, तो जीरो नल वेक्टर में अगर बी वेक्टर ऐड करोगे तो वेक्टर अपने आप को बी वेक्टर बना देगा। ऑलराइट, सो बी वेक्टर इज द ऑप्शन, ऑप्शन संख्या थर्ड सही है। 12th का थर्ड पार्ट 30 नंबर बेटा, 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल q मूविंग विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो बच्चों आपको याद होगा एक सिंपल सा फार्मूला, F बराबर फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो F बराबर q वेलोसिटी क्रॉस v, F बराबर q v, q F वेक्टर इज इक्वल टू q v क्रॉस v, ओपन करोगे तो F बराबर q v v sin थीटा। ऑलराइट, सो आई थिंक ऑप्शन संख्या तीसरे के साथ हमें जाना चाहिए। ये किसी चार्ज पार्टिकल जो v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी v पर चल रहा है उस पर लगने वाला फोर्स है। डायरेक्शन आप राइट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से या राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 से फाइंड आउट कर सकते हैं। 13 के बाद 14th नंबर सवाल बच्चों, 14th नंबर सवाल देखिए जरा। क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O एज शोन इन फिगर। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास एक वायर ये है, एक वायर ये, इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितनी बनेगी? क्योंकि बच्चों जो स्ट्रेट पोर्शन है ये पॉइंट इसी की एक्सेस पर पड़ रहा है, तो इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा किसी पॉइंट पर फील्ड बनाने में। उन वायर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं होता जो उसकी के एक्सेस पर पड़ रहा है, तो कंट्रीब्यूशन अंदर वाले r रेडियस के वायर का होगा और 2r वाले वायर का होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड O पर, मतलब O पर मैग्नेटिक फील्ड बनाने की जिम्मेदारी एक तो अंदर वाले वायर की, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा बेटा μ0/4 पाई करंट I अपॉन रेडियस r, और डब्बे के अंदर बेटा एंगल मींस पाई। दूसरे वाले वायर की देखो जरा, ये आ जाएगा बेटा μ0/4 पाई सर्कुलर लूप की वजह सेंटर पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड I अपॉन 2r, डब्बे के अंदर यहाँ भी सेम ही सर्कल इसलिए पाई। अब ध्यान से देखो तो थंब इन डायरेक्शन ऑफ करंट, रेस्ट ऑफ द फिंगर पॉइंटिंग टुवर्ड द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू फाइंड आउट। तो पाम का इशारा बाहर और इसके लिए पाम का इशारा अंदर, दोनों फील्ड एक दूसरे के कंट्रोवर्शियल। इसका मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट, इसका मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट है, सब्सट्रैक्ट कर दो। रिजल्ट क्या बचेगा बेटा? लॉजिकली सोचो, μ0 ऐसा कह सकते हैं कि इनमें जो कॉमन आ जाए, सो μ0/4 पाई I/r और पाई ये सब कॉमन आ जाएगा। यहाँ तो पूरा कॉमन आ गया, यहाँ बेटा 1/2 बचेगा इस वाले 2 की वजह से, 1 में से 1/2 निकल जाएगा, सो 1/2 बचेगा। तो रिजल्ट आ जाएगा बेटा μ0/4 पाई I/r और 1/2 अलग से, पाई से पाई का हिसाब किताब होता हुआ, तो μ0I/8r, और नेट मैग्नेटिक फील्ड कौन डिसाइड करेगा? जिसका रिजल्ट डोमिनेट करेगा। तो रिजल्ट डोमिनेट कर रहा है बेटा आउटसाइड वाले का, ये हमने पहले लिखा था। ऑलराइट, अब चाहो तो यहीं से डायरेक्शन लिख सकते हो कि इनवर्ड का रिजल्ट आउटसाइड और इस वाले का रिजल्ट इनसाइड मींस क्रॉस। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन बेटा यही डिसाइड करेगा, मींस डॉट के फॉर्म में आएगी। सो आई थिंक ऑप्शन संख्या क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन संख्या सेकंड के साथ हम जाएंगे। बचा हुआ रिजल्ट पाई से पाई एलिमिनेट करने के बाद μ0I/2/4 ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं बेटा। 15 नंबर सवाल, द फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ अ सर्कल ऑफ अ सर्कुलर कॉइल एज शोन इन द फिगर ऑफ रेडियस r। नेक्स्ट देखिए, चलिए देखिए, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर सर्कुलर कॉइल एज शोन इन द फिगर ऑफ कॉइल r। इसमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा एक छोटा सा रिजल्ट, कि जब भी कभी हम किसी ऐसी कॉइल, आपको रिजल्ट वैसे पेट होगा, याद होगा कि जब भी कभी करंट किसी वायर में आने के बाद दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो इफेक्ट रहेगा वो दोनों कैलकुलेशन के बाद, मींस जितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लोअर आर्क की वजह से बनेगा आउटवर्ड, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अपर आर्क की वजह से बनेगा डाउनवर्ड। दोनों रिजल्ट एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल होंगे, रिजल्ट कैंसिल आउट होंगे और रिजल्ट आपका 0 आ जाएगा।
ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं बेटा। ही इज आस्किंग क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि रिलेशन बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, हाँ, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी xim और रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर के बीच का रिजल्ट। तो बच्चों आपको याद होगा, रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर ससेप्टिबिलिटी से एक ज्यादा, चाहे ऐसे कह लो या इसको उधर ले आओ। रिलेटिव परमिटिविटी में एक कम करोगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, ये स्पेस की प्रॉपर्टी है और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल कितने अच्छे से मैग्नेटाइज होना चाहता है ये xim बताएगा, और स्पेस कितना सपोर्टिव है ये रिलेटिव परमिटिविटी बताएगी। सो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन संख्या 4। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। आइए, क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द सर्फेसेस आर स्मूथ देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक m2। थोड़ा सा लेटर छोटे लिखे, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m2 विल बी, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक m2 कैसा होगा, है ना, पुली मासलेस, स्ट्रिंग मासलेस और इनएक्सटेंसिबल, मतलब सारी कंडीशंस आइडियल। तो बच्चों बहुत समान तरीके से सोचिए कि इस बॉडी का जो वजन है वो नीचे की तरफ लगेगा, कितना लगेगा, m2g। ऊपर धागे टाइट होंगे, धागा टाइट तो धागे में टेंशन, यहाँ भी कितना टेंशन, ऑलराइट। अच्छा, ये टेंशन दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहाँ टेंशन के नाम पर बेटा t/2, यहाँ भी टेंशन के नाम पर t/2, यहाँ भी टेंशन के नाम पर t/2 t/2 एंड t/2। एक ही टेंशन, एक धागे का टेंशन दो फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो t/2 करके आएगा, ऑलराइट। अब देखिए जरा, हमें फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन में, फाइंड आउट करना है कि हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो एक क्वेश्चन डेवलप कर ले बेटा, एक क्वेश्चन देखिए जरा, ऐसे इसके क्वेश्चन बनाओ। सो चूंकि ब्लॉक अलग अलग पुली से कनेक्टेड है, तो मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है a1 और इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है बेटा a2। एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहले आप m2 वाली क्वेश्चन देखिए, तो m2 का वजन नीचे की तरफ m2g माइनस धागे का टेंशन ऊपर की तरफ बराबर m2 मल्टीप्लाई बाई a1। छोड़ दीजिए, इस पर आ जाइए, इस पर केवल एक फोर्स लग रहा है, दैट इज t/2 माइनस इस t/2 ही लगने वाला फोर्स है, यही ड्राइव है, और यही m1 मल्टीप्लाई बाई a2 के बराबर होगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन, ऑलराइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम चाहे तो वैल्यू कॉपी कर सकते हैं, उससे पहले जरूरी है कि हम a1 a2 का रिलेशन निकाल लें। बच्चों आपको पता होगा नेट सम ऑफ t मल्टीप्लाई बाई यानी t डॉट a इज इक्वल टू 0, ये वॉल्टन थ्योरम है, इसे टेंशन और एक्सेलरेशन का कोरिलेशन निकल आता है बेटा। तो देखिए इसका एक्सेलरेशन a1 है, तो टेंशन t ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन a1 नीचे की तरफ, सो माइनस ऑफ ta1, टेंशन भी आगे, एक्सेलरेशन भी आगे, सेम डायरेक्शन, तो प्लस ऑफ t2 इनटू a2 और सब मिला करके 0, सब मिला करके 0। टी फैक्टर खत्म कर दो, a1 को उधर ले जाओ, सो a2/2 इज इक्वल टू a1, यानी a2 बराबर ट्वाइस ऑफ a1, a2 बराबर ट्वाइस ऑफ a1, ऑलराइट। सो जहां a2 रखा है वहां ट्वाइस ऑफ a1 रख दो और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो t बराबर 2m1, 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, सो 2m1 इनटू a2 की जगह क्या रखना है, ट्वाइस ऑफ a1, ऑलराइट। इसे उठाओ ऊपर पेस्ट कर दो, तो लास्ट स्टेप बेटा देखिएगा ध्यान से, m2g माइनस t की जगह बेटा 2 जा 4, सॉरी माइनस के साथ 2 जा 4 m1 a1 बराबर m2 a1 एक तरफ ले जाओ कॉमन लेकर के, तो m2g बराबर m1 कॉमन ले लो बेटा, तो डब्बे के अंदर क्या बचेगा, m2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ m1, ऑलराइट। m2g a1 कॉमन लिया, a1 कॉमन लिया, डब्बे के अंदर बचा m2 और प्लस का 4m1, सही है, नीचे भेज दो। सो एक्सेलरेशन a1 किसका एक्सेलरेशन था, नीचे वाले m2 ब्लॉक का, शायद m2 का ही पूछा गया है। सो a1 बराबर, एक बार बोल रहे बेटा, a1 बराबर m2g अपॉन m2 प्लस 4m1, m2g अपॉन m2 प्लस 4m1, पहला पार्ट बेटा आराम से देख लो तसल्ली के साथ। इस बॉडी की ड्राइव, इसका इक्वेशन, इस बॉडी की ड्राइव, इसका इक्वेशन, पुली अलग अलग, एक्सेलरेशन अलग अलग, टेंशन एक्सेलरेशन थ्योरम से हम लोगों ने एक्सेलरेशन का कनेक्शन निकाल लिया, फिर दोनों इक्वेशंस को इत्मीनान के साथ सॉल्व किया, हमें m2 का एक्सेलरेशन बन गया, ऑलराइट। नेक्स्ट 17 नंबर,
बढ़िया सवाल। तेरा ब्लॉक ए इन द फिगर वेज 100 न्यूटन। ब्लॉक ए का वजन, ब्लॉक ए इसका वजन 100 न्यूटन है, ठीक है भाई। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस इज 0.25। तो बच्चों जैसे इसमें मोशन की टेंडेंसी आएगी, फ्रिक्शन काम करेगा पीछे की तरफ, कितना, म्यू मल्टीप्लाई बाय एन, म्यू मतलब 0.25 और मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन की जगह ईच एंड एवरी एक्शन, फॉर एग्जांपल इसका वजन ही एक एक्शन है, विल हैव इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। सो नॉर्मल से मल्टीप्लाई करो तो 0.25 का 100 से मल्टीप्लाई 25 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ काम करेगा। बोलो भाई, टेंशन T1 आगे की तरफ काम करेगा। मीनिंग समझिए इस बात का, ब्लॉक ए का वजन दिया था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया था, हमने इस पर लगने वाला फ्रिक्शन निकाल लिया। वेट ऑफ ब्लॉक बी मैक्सिमम फॉर द सिस्टम टू बी इक्विलिब्रियम। अब वजन जो बी का है बेटा, अगर बी का वजन mg नीचे की तरफ काम करे, ऑलराइट, तो टेंशन इंक्लाइंड वे में लग रहा था। तो इंक्लाइंड टेंशन के दो कंपोनेंट, एक तो इधर आ जाएगा T2 का cos 45 और एक आ जाएगा T2 का sin 45। T2 का sin 45, देखो कौन किसे बैलेंस कर रहा है। सो यहां से देखिए बेटा, T2 का cos 45, T2 cos 45 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं बेटा। T2 cos 45 फ्रिक्शन से बैलेंस हो जाए, मींस 25 से बैलेंस हो जाए, तो यहाँ जाएगा T2 cos 45 इज 1/√2, 1/√2 बराबर 25। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा T2 बराबर 25√2, 25√2, ये आ गया T2 की वैल्यू। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए, T2 sin 45 बैलेंस कर रहा है mg को। सो T2 sin 45 कितना बेटा, ये वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन। इन वर्टिकल डायरेक्शन T2 sin 45 इज 1/√2, ये बैलेंस कर रहा है बॉडी के वेट में mg को, mg को बैलेंस कर रहा है, ऑलराइट। सो T2 कितना बेटा, 25√2, 25√2 मल्टीप्लाई बाई 1/√2, ये mg को बैलेंस करेगा, ऑलराइट। √2 से √2 खत्म। सो mg बराबर 25, जो वेट है बॉडी का वो 25 न्यूटन, और अगर उसको ग्रेविटी 10 से डिवाइड कर दो 2.5 kg आ जाएगा। सो बात न्यूटन की हो रही है, इसलिए आई थिंक क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट 25 न्यूटन क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फोर्स F एक्ट कर रहा है किसी बॉडी पर और उसका डिस्प्लेसमेंट से कनेक्शन कुछ ऐसा है। कह रहा पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट है। तो समझिए इस बात को ध्यान से, बहुत धैर्य से बेटा। फोर्स की जो वेरिएशन है F, हमें लिख दे रहा हूं, पहले स्टेटमेंट लिख दो बेटा। स्टेटमेंट समझिए, F प्रोपोर्शनल टू S की पावर -1/3, सही है। फोर्स की जगह लिख सकते हो मास इनटू एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू S की पावर -1/3। मास इनटू एक्सीलरेशन की जगह लिख सकते हो m v dv/ds, v dv/ds प्रोपोर्शनल टू S की पावर -1/3। भाई अगर वेलोसिटी, अगर फोर्स का टाइम के साथ कनेक्शन होता तो हम a को dv/dt लिखते, पोजीशन के साथ है तो v dv/ds लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। सो m v dv इज प्रोपोर्शनल टू S की पावर -1/3 इंटू ds। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो तो रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, m कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, v dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v²/2, v dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v²/2 इज प्रोपोर्शनल टू s की पावर -1/3 का इंटीग्रेशन आ जाएगा, s की पावर -1/3 + 1 यानी s की पावर 2/3 अपॉन 2/3। स्क्वायर हटाओ, प्रोपोर्शनलिटी देखनी, आंसर नहीं बेटा। तो v स्क्वायर अगर s की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल, तो v प्रोपोर्शनल टू बेटा s की पावर 2/3 का हाफ, पावर बिकम्स हाफ, स्क्वायर हटाओ इधर आधी बन के जाएगा, ये खत्म ये खत्म, तो प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी s की पावर 1/3। इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी Fv cos थीटा। फोर्स किस पर डिपेंडेंट था बेटा, s की पावर -1/3 पर, s की पावर -1/3। वेलोसिटी किस पर डिपेंडेंट है, s की पावर 1/3 पर। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर प्रोपोर्शनल टू s की पावर -1/3 + 1/3 s की पावर 0। सो पावर की डिपेंडेंसी डिस्प्लेसमेंट की 0 पावर पर होगी। बहुत अच्छा सवाल है ना, कह सकते हैं अब तक के सवालों में लगभग इधर 3-4 सवाल लगातार बहुत अच्छे बेटा। क्वेश्चन संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 20, मोमेंटम ऑफ बॉडी
इन टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस इज गिवन। किसी बॉडी का दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर मोमेंटम दिया है, px बराबर 2t स्क्वायर प्लस 6 और py बराबर 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3। कह रहा फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट t बराबर 2 सेकेंड। और ध्यान सुनिए, हमसे फोर्स पूछ रहा था। फोर्स इज एक्चुअली, अगर इसमें मोमेंटम चेन दो एक्सेस के लॉन्ग है तो फोर्स भी दो एक्सेस के लॉन्ग होगा, x होगा i कैप के साथ और y होगा Fy होगा j कैप के साथ। इंडिविजुअल डायरेक्शन पर फोर्स निकालोगे, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग x एक्सिस ये fx देगा। सो fx बराबर d बाई डी टी ऑफ px, यानी d बाई डी टी ऑफ px की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2t स्क्वायर प्लस 6। 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दो दूनी 2t स्क्वायर, तो 2 जा 4t और 6 का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा कब चाहिए, t बराबर 2 पर, तो यहाँ चाहो तो t बराबर 2 रख सकते हो, तो 4 2 जा 8 न्यूटन। फिर फोर्स अलोंग y एक्सिस एट t बराबर 2 डायरेक्ट रख लेंगे, लेकिन डिफरेंशिएशन के बाद इसे डिफरेंशिएट करो बेटा, तो 3 3 रहेगा। हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और पान में लिखा 2 और प्लस कांस्टेंट 3 का डिफरेंशिएशन 0। 2 से 2 खत्म, रिजल्ट आया 3t। t की जगह रखो बेटा 2, तो 3 इंटू 2 बराबर 6 आ जाए, 6 न्यूटन। दो फोर्स है, एक 8 न्यूटन एक 6 न्यूटन, दोनों परपेंडिकुलर, तो F बराबर 8 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ I कैप प्लस 6 न्यूटन इन डायरेक्शन ऑफ J कैप। रिजल्टेंट निकालो तो फोर्स का जो नेट मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा रूट के अंदर बेटा I के कोफिशिएंट का स्क्वायर 64, J के कोफिशिएंट का स्क्वायर 36। रिजल्ट कितना आ जाएगा बेटा 100। 100 का रूट कितना होगा बेटा 10। सो रिजल्टेंट फोर्स x का चेंज इन मोमेंटम fx देगा, y का चेंज इन मोमेंटम fy देगा। t बराबर t पर दोनों के फोर्स 8 न्यूटन 6 न्यूटन, दोनों परपेंडिकुलर, रिजल्टेंट 20 से जाएगा और 10 न्यूटन के बराबर होगा। ऑप्शन संख्या फर्स्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं बेटा। कह डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन 0। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी बेटा x बराबर t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस का 3t प्लस का 4। ऑलराइट, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, वेलोसिटी बराबर आ जाएगा बेटा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस का 3, बाकी सब 0। एक्सेलरेशन कैसे आएगा बेटा 3 2 जा 6t माइनस 12। अगर आप तब वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी बताओ तब जब इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाए 0। तो पता नहीं एक्सेलरेशन कब 0 होगा, हम 0 करके देख ले रहे हैं। बराबर 0 करो तो यहाँ से आ गया 60 बराबर 12, तो t बराबर 2 सेकंड पर इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। मींस एक्सेलरेशन विल बी 0 एट t बराबर 2। तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 2 सेकंड इज इक्वल टू 2 की वैल्यू पुट करो। सो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 इंटू 2 और प्लस का लास्ट में 3। आइए जरा 3 चौको 12 प्लस का 12, ऐसा कहते हैं बेटा 3 चौको 12 माइनस 24 और प्लस का 3, 12 3 15, 15 में 24 चले गए, माइनस का 9, सो माइनस ऑफ 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 21 का दूसरा 22, 2 balls are projected from a tower with the same speed, one vertically upward, another vertically downward if they take 3 and 2 seconds respectively to reach the ground. Find the height of tower. 22 नंबर सेकंड पार्ट बच्चों, हाइट ऑफ टावर। एक बॉल इसको किसी टावर से फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड, वो 3 सेकंड पहुंची, और एक जिसे फेंका गया डाउनवर्ड वो 2 सेकंड पहुंची। तो इसका मतलब जब वर्टिकली अपवर्ड फेंकोगे बेटा तो इस मूवमेंट पर तो उसकी वेलोसिटी सेम होगी। मींस t बराबर, इसे t बराबर 2 सेकंड लगा, इसे भी यहाँ के आगे 2 सेकंड लगा, ये 1 सेकंड एक्स्ट्रा लगा, 1 सेकंड एडिशनल लगा बेटा। तो आप इसे कह सकते हैं कि यहाँ इस सेम लेवल पर, वो लेवल जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम हो, उन टाइम के बारे में आपको शायद आइडिया बेटा, डायरेक्ट हाइट निकलती h बराबर हाफ ऑफ g t1 मल्टीप्लाई बाई t2। आपने अगर किसी पार्टिकल का 1D मोशन ही पढ़ा हो, और अगर पार्टिकल किसी t1 और t2 टाइम पर सेम लेवल ऑफ हाइट पर पाया जाए, सेम लेवल ऑफ हाइट पर पाया जाए, तो डायरेक्ट हाइट ऑफ टावर आप निकाल सकते हैं, दैट इज हाफ ऑफ g t1 t2। सो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू हाफ ऑफ g फॉर ग्रेविटी, ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई t1, एक बार 3 सेकंड, एक बार 2 सेकंड, 2 से 2 कैंसिल, 10 3 30 मीटर हवा टिप, 30 मीटर बेटा।
सो डायरेक्ट बेहतर है कि बच्चों टाइम कम होता है तो आप इस अप्रोच से चले जाएं। वो टाइम इंस्टेंट ध्यान दीजिएगा जब आपके ऑब्जेक्ट के पास एक ही वेलोसिटी हो, डायरेक्ट आप हाइट कैलकुलेट कर सकते हो। h वो लेवल ऑफ हाइट जब पार्टिकल्स की वेलोसिटी एक जैसी हो, उनमें अगर यहाँ t1 टाइम है, यहाँ t2 टाइम है, तो टाइम के हिसाब से यहाँ t1 टाइम है, यहाँ t2 टाइम है, तो हाइट का डायरेक्ट फार्मूला बेटा हाफ ऑफ g t1 t2। क्लियर है? आगे बढ़ जाए बेटा। अच्छा, यहाँ वेलोसिटी सेम होगी, इसकी क्या गारंटी है? जिस वेलोसिटी से इसको अपवर्ड फेंका है वेलोसिटी 0 होगी, फिर उसी लेवल पर ये सेम वेलोसिटी आ जाएगी, और उसी वेलोसिटी से बच्चों बॉडी को नीचे भी फेंका गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 23 देखिए। दो कॉपर के ब्लॉक हैं ए और बी, उनमें से एक का मास 2 kg, एक का 3 kg रिस्पेक्टिवली, मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन एज शोन इन द फिगर। करा कांटेक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए by the rough surface on horizontal, contact force exerted on block A by rough horizontal surface। तो ध्यान देखिए, पहली वाली बॉडी की अगर बात करें तो इस पर लग रहा है आगे की तरफ 60 न्यूटन, और इसमें जो फ्रिक्शन होगा वो पीछे की तरफ लगेगा। सपोज करो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और नॉर्मल रिएक्शन n है, और इस ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन बेटा 4.5 क्वेश्चन में दिया गया है। ये बड़ा वाला ब्लॉक है, 3 kg वाला ब्लॉक आप मान लीजिए, राइट? या ऐसा कह सकते हैं बेटा, डायरेक्ट ऐसा कह सकते हैं, टू kg एंड 3 kg रिस्पेक्टिवली। देखिए 60 न्यूटन के फोर्स की कॉस्ट पर बड़ा वाला ब्लॉक जिसे 3 kg दिया गया है ना, एक काम और हो सकता है कि हम डायरेक्ट पहले फ्रिक्शन फोर्स निकाल लें। तो बच्चों एफबीडी से केवल इतना देखो, एफबीडी से इतना देखो कि आगे कितना लगा 60 माइनस फ्रिक्शन के नाम पर कितना लगेगा, म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। नो आइडिया, छोड़ दो, म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। तो एफ ड्राइव माइनस म्यू एन बराबर एम ए, एम कितना 3 2 5, और सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 5 इंटू 4.5, 5 इंटू 4.5 इज 22.5। सब्सट्रैक्ट करो तो म्यू एन बराबर आ जाएगा बेटा, म्यू एन बराबर आ जाएगा, सब्सट्रैक्ट करोगे तो 60 माइनस 22.5, 60 माइनस 22.5 जो भी है छोड़ दीजिए। अब नॉर्मल रिएक्शन के लिए क्या कहा गया है, तो ध्यान से देखो तो 2 किलो और 3 किलो की कंबाइंड देखो तो 2 किलो का लगेगा बेटा नीचे की तरफ 2 kg 20, और 3 किलो का लगेगा बेटा नीचे 3 kg यानी 30 mg, और इनके कंबाइंड एक्शन हो गए 30 प्लस 20 50, तो कंबाइंड रिएक्शन भी हो जाएगा 50। सो म्यू की जगह म्यू रखो और एन की जगह बेटा अगर 50 रखा जाए और बराबर 60 में से 22.5 निकालोगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा आई थिंक 37.5 के आसपास। तो म्यू बराबर यहाँ से इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 जीरो हटेगा, डेसिमल आएगा 0.75 के आसपास। ऑलराइट, यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ऑलराइट, अच्छा दोनों ब्लॉक कॉपर के हैं और एक ही सरफेस है तो म्यू एक जैसा होगा, सरफेस सेम म्यू एक जैसा होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, अब जिस ब्लॉक की जैसे हमको ब्लॉक ए पे चलना है बेटा, तो ब्लॉक ए के लिए देखिए 60 में से पहले तो यहाँ का फ्रिक्शन निकाल दिया जाए, तो किसी एक एक ब्लॉक के लिए बनाए, एक ब्लॉक के लिए, तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा एक एक ब्लॉक के लिए, वैसे ए और बी ब्लॉक के मास से स्पेसिफाई किया, ए ब्लॉक का मास सही बता ये 2 kg ही है, और बी वाला ब्लॉक आपका 3 kg ही है, साइज में बड़ा बनाया गया है। तो ब्लॉक ए के लिए देखिए बेटा, तो ब्लॉक ए वाले की अगर बात करें तो यहाँ से होगा 60 न्यूटन जो फोर्स आगे ट्रांसफर होगा। तो ब्लॉक ए के लिए बच्चों इस पर आने वाला जो आगे की तरफ फोर्स है, वो अगर फोर्स इसकी यहाँ 60 के बाद यहाँ कुछ जाएगा, ट्रांसफर होगा एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में, ऐसे 60 पूरा पी पर काम करेगा, उसका कुछ पार्ट इसे एक्सेलरेट करने और फ्रिक्शन से लड़ने में जाएगा, बाकी बचा हुआ फोर्स आगे ट्रांसफर होगा। तो बाकी बचा हुआ फोर्स अगर एन मान लिया जाए, या बेटा इसे बेहतर होगा एन डैश मान लें,
एन डैश मान लें, है ना, ताकि डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। तो एन डैश आगे की तरफ, ऑलराइट। रही बात फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ कितना, म्यू एन, म्यू मतलब 0.75 और एन की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी 20। म्यू एन बराबर 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 ए वाले का मास, ए वाले का मास 2 kg और एक्सीलरेशन 4.5। सॉल्व करो बेटा, तो एन डैश बराबर 4.5 का दुगना 9 प्लस 0 हटा दो, डेसिमल रख इसका दो, 7.5 का दुगना 15, 15 9 24, ये 24 आ गया बेटा। देख लीजिए कोई गलती तो नहीं, ठीक है बेटा। ठीक है, ये कांटेक्ट फोर्स है। अच्छा एक और बात समझिए, है क्या, हमसे कांटेक्ट फोर्स पूछा गया है, हमसे कह रहा कांटेक्ट फोर्स एक्सर्टेड ऑन ब्लॉक ए। तो बच्चों इनफैक्ट इस कैलकुलेशन की बहुत विशेष आवश्यकता भी नहीं है, हम इस कैलकुलेशन को नजरअंदाज भी कर सकते हैं। मीनिंग समझिए, क्योंकि हमको एक का ही एफबीडी बनाना है, तो ए पर लगने वाले सारे फोर्स देखें। तो ए ब्लॉक को बाहर निकाल लो, ए ब्लॉक बाहर, वजन कितना mg, ईच एंड एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन कितना बेटा, फ्रिक्शन 0.75 म्यू एन 0.75 इंटू 20, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल के नाम पर 20 और पीछे की तरफ बच्चों 15, 75 इंटू 20 बराबर 15। अब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो बेटा, तो दोनों का रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स जाएगा दोनों के बीच से, जो कि बराबर होगा रूट ऑफ 20 स्क्वायर 400 और 15 स्क्वायर 225। दोनों का समय आएगा 625, रूट लोगे तो 25 न्यूटन आ जाएगा बेटा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल फिर समझ लो। कंबाइंड एफबीडी बनाकर 60 न्यूटन, फ्रिक्शन बराबर ड्राइव, ये क्वेश्चन ये लिखिए, कंबाइंड फोर्स फ्रिक्शन ड्राइव, यहां से म्यू मिला, अब केवल म्यू यहां पे लगा दोगे तो भी काम चल जाएगा। म्यू एन पीछे की तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ, दोनों ही कांटेक्ट फोर्स हैं, एक फ्रिक्शन के फॉर्म में अलोंग सरफेस और एक नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्म में परपेंडिकुलर टू सरफेस। रिजल्टेंट बीच से बेटा डन। 23rd के बाद 24th नंबर, न्यूक्लियस ऑफ मास m initially at rest split in two fragments of m/3 and 2m'/3, रेशियो ऑफ डे ब्रॉगली वेवलेंथ। ध्यान दीजिए, जब भी कभी कोई हैवी न्यूक्लियस दो पार्ट्स में स्प्लिट होगा बेटा, उनमें से एक का मास अगर m'/3 है और दूसरे वाले का मास 2m'/3 है, तो ये एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्स की वजह से हुआ है। इंटरनल फोर्स की वजह से सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होता, तो जितने मोमेंटम के साथ जाएगा राइट साइड, उतने ही मोमेंटम के साथ जाएगा ये लेफ्ट साइड, क्योंकि इंटरनल फोर्स से सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होता। तो पहले अगर रेस्ट में था, स्प्लिट हुआ है, तो बाद में स्प्लिट, पहले रेस्ट में था मोमेंटम जीरो, स्प्लिट होने के बाद भी कंबाइंड मोमेंटम जीरो होना चाहिए। इसका तो जितना मोमेंटम में प्लस में लेके जाएगा उतना इसका माइनस होगा। तो डे ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो चाहिए। सो डे ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन होता है बेटा लैम्डा बराबर h/p। तो लैम्डा पहले वाले का अपॉन लैम्डा दूसरे वाले का बराबर h/p पहले वाले का अपॉन h/p दूसरे वाले का। h एक जैसा और स्प्लिट होते वक्त भले ही मास अलग अलग हो, मोमेंटम तो एक जैसे, मोमेंटम सेम, एलिमिनेट हो जाएगा, रेशियो 1:1 आ जाएगा। सो ऑप्शन संख्या 24 का पहला पार्ट, आखिरी पार्ट, ठीक है बेटा, 24 का आखिरी पार्ट। 25 नंबर सवाल, आइडियल गैस इज फाउंड टू ओबे एडिशन। एक आइडियल गैस है जो पीवी की पावर 3 को फॉलो कर रही है बेटा, पीवी की पावर 3 को फॉलो कर रही, पीवी की पावर 3 बराबर कांस्टेंट से फॉलो कर रही। The gas is initially at the temperature of T and volume V. कह रहा temperature of gas when volume is 4V, जब वॉल्यूम 4V हो जाए, ऑलराइट। तो सबसे पहले एक काम कर लें, आप टेम्परेचर वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन को, प्रेशर वॉल्यूम को, मतलब पीवी इक्वेशन को टीवी इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। तो करोगे क्या, पी की जगह बेटा nRT अपॉन V लिख लो और V की पावर 3, एक पावर खत्म, बना बेटा इक्वेशन टीवी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। अब इक्वेशन बन गई, तो इक्वेशन बनती ऐसे है, इस्तेमाल हमेशा 1 1 2 2 करके होगी, मतलब T1 V1 की पावर 2 बराबर T2 V2 की पावर 2। वैल्यू रखो बेटा। तो टेम्परेचर T1 पर वॉल्यूम V था, वो टेम्परेचर जब वॉल्यूम 4V हो जाए, तो टेम्परेचर T1 पर यानी T पर वॉल्यूम V था, TV की पावर 2 बराबर टेम्परेचर T2 पता करना है जबकि वॉल्यूम 4V हो जाए, T2 नहीं पता जबकि वॉल्यूम 4V हो जाए। अच्छा 4V हो जाए तो 4V का स्क्वायर 16 हो जाए, 16V स्क्वायर, V स्क्वायर से V स्क्वायर खत्म, तो T2 बराबर बेटा प्रीवियस टेम्परेचर T का 1/16 पार्ट। सो T/16 मींस फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। 25 नंबर फोर्थ पार्ट, एडियाबेटिक, इसके लिए गामा बराबर 1.4 है, 200 जूल वर्क करती है एक्सपेंड होने में आइसोथर्मली।
डायटोमिक गैस जिसका गामा इतना है वो 200 जूल का वर्क करती है एक्सपेंड होते वक्त आइसोथर्मली। इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा बच्चों, आपको पता होगा प्रोसेस का नाम अगर आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल में देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर लीड्स नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो जो हीट आएगी वही वर्क डन में इन्वेस्ट हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। नेक्स्ट 27 नंबर, 27 नंबर देखिए जरा, बल्क मॉडुलस फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। Bulk modulus is defined as normal pressure with respect to change in volume upon volume या normal pressure upon volumetric strain। बच्चों अगर इनकम्प्रेसिबल है तो वॉल्यूम चेंज 0 होगा, नीचे वाला नाम 0 तो समथिंग अपॉन 0 गोज टू इनफाइनाइट, उसका बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट होगा, इन्फिनिटी होगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 27 का थर्ड ऑप्शन। 28 नंबर कह रहा फ्रिंज विड्थ ऑब्जर्व। 28 नंबर देखिए, फ्रिंज विड्थ ऑब्जर्व इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज बीटा। ठीक है भाई, बीटा का जन्म फार्मूला बीटा बराबर डी मल्टीप्लाई बाई लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। कह रहा इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज डबल्ड तो फ्रिंज विड्थ पर क्या फर्क पड़ेगा। अब सीखिए, बहुत बढ़िया। किसी भी लाइट सोर्स के लिए ईएम वेव के लिए सी बराबर एफ मल्टीप्लाई बाई लैम्डा से सोचो तो ये तो कांस्टेंट है। अगर फ्रीक्वेंसी को आधा करोगे तो वेवलेंथ दुगनी हो जाएगी ताकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। ईएम वेव की स्पीड नहीं बदलेगी, मीडियम नहीं बदला तो फ्रीक्वेंसी आधी तो वेवलेंथ दुगनी, और वेवलेंथ दुगनी फ्रीक्वेंसी डबल करी क्या, हाँ सॉरी बेटा हमने फ्रीक्वेंसी आधी करके सोचा, कोई बात नहीं, हम एक काम कर सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट इनटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी को डबल किया तो वेवलेंथ आधी हो जाएगी ताकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। वेवलेंथ आधी, लैम्डा अगर आधा हो गया तो अगर लैम्डा हाफ हो जाएगा तो बीटा भी हाफ हो जाएगा, जो कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। सो बिकम्स बी बाई बीटा बाई 2। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 28 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। क्वेश्चन क्या है, 1 किलो स्टीम को मिक्स कर दिया गया 1 ग्राम आइस के साथ, रिजल्टेंट टेम्परेचर। बच्चों बहुत सोचने वाली बात ही नहीं है, बहुत सोचने वाली बात ही नहीं है। आपको याद होना चाहिए कि 1 ग्राम आइस का अगर 1 ग्राम स्टीम के साथ मिक्सचर बनाया जाए तो रिजल्टेंट टेम्परेचर इन फेवर ऑफ स्टीम होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपने तो 1 किलो स्टीम ली है बेटा, तो 100% जो टेम्परेचर है स्टीम की फेवर में जाएगा। स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रहती है, रिजल्टेंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। 29 का पहला पार्ट। कैलकुलेशन करना चाहें तो आप एक स्टेप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 540 ये देगा, ये 540 कैलोरी एक स्टेप में देगा, 1 ग्राम इसका 540 देगा। और इसे अपना टेम्परेचर यानी आइस को मेल्ट होना प्लस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 180 की रिक्वायरमेंट होगी। तो जितना इस 1 किलो में से 1 ग्राम दे देगा उसका भी पूरा कंजम्पशन आइस 100 तक पहुंचने में नहीं कर पाएगी, मतलब बहुत सारी हीट बचेगी अलॉन्ग विथ मिक्सचर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल, वैल्यू ऑफ करंट पता करनी इस गिवन सर्किट में। ध्यान से देखिए बच्चों, आपका जो पी जंक्शन है वो लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है और एन कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज। कंपैरिजन करोगे तो -4 ज्यादा छोटा नंबर है एज कंपेयर। नंबर लाइन को याद रखो, नंबर लाइन में 0, इससे पीछे के नंबर और स्मॉल और स्मॉल और स्मॉल, तो -1 स्मॉल है, -4 और भी स्मॉल है। सो पी कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल एज कंपेयर टू एन। ये डायोड आइडियली रिवर्स बायस है और रिवर्स बायस कंडीशन पर बच्चों देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, सो करंट लीड्स टू 0। 30th नंबर। नेक्स्ट नंबर बेटा 31st नंबर, एयर बबल राइज इन द वाटर बिकॉज। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि एयर बबल राइज करता है। तो बच्चों एयर बबल अगर पानी के अंदर है तो आपको पता होगा कि बच्चों की आर्किमिडीज साहब के बायोन्सी प्रिंसिपल से डेंसिटी सराउंडिंग की ज्यादा और एयर बबल की डेंसिटी, यहाँ एयर है, कम होगी। कम डेंसिटी वाली चीजें हाई डेंसिटी में फ्लोट करते हुए ऊपर आ जाएंगी क्योंकि वो अपने वजन के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगी। सो एयर बबल कम डेंसिटी की वजह से। क्वेश्चन संख्या 31 कह रहा है कि एयर का डेंसिटी लेस होता है एज कंपेयर टू वाटर, दैट्स व्हाई एयर बबल राइजेस अप। कॉर्क का टुकड़ा, एयर बबल वगैरह जितनी भी चीजें जो हल्की डेंसिटी की हैं पानी से या लिक्विड के कंपैरिजन में, वो सब फ्लोट करके ऊपर आ जाएंगे। 32nd नंबर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। कोई भी सेमीकंडक्टर बच्चों चार्ज नहीं होता है, चाहे वो एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, उसमें मेजॉरिटी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स की होती है। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर इज एक्चुअली न्यूट्रल सेमीकंडक्टर। अगर यहाँ पी होता तो भी बच्चों न्यूट्रलिटी करते हैं। 33 नंबर कह रहा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर
इंट्रिंसिक का मतलब बच्चों जो ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें 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 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स की संख्या एग्जैक्टली बैलेंस हो, किसी एक्सटर्नल मटेरियल की डोपिंग ना करी गई हो, जो शुद्ध हो, प्योर हो, उन्हें हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं. सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर आल्सो नोन एज प्योर सेमीकंडक्टर. 33 का फर्स्ट पार्ट. 34 की तरफ चलना है बेटा. 34 नंबर, आइसोबार प्रोड्यूस्ड. आइसोबार्स मींस ऐसे जिनके मास नंबर सिमिलर होते हैं बच्चों. तो जब भी कभी आप किसी एक एलिमेंट से, सपोज करो आप कोई एक्स एलिमेंट ले लो जिसके नीचे 90 हो, ऊपर 230 हो, ऐसा कुछ मान लीजिए. अगर इसमें से बीटा का एमिशन कराओगे, एक बीटा पार्टिकल का एमिशन करा दिया जाए, तो नीचे की संख्या में एक वृद्धि हो जाएगी, एटॉमिक कन्फिगरेशन, न्यूक्लियर कन्फिगरेशन चेंज होगा, लेकिन ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सेम मास नंबर वाले नंबर्स आइसोबार्स माने जाते हैं. तो आई थिंक 34th नंबर का पहला पार्ट सही होगा. बीटा एमिशन के बाद आइसोबार्स बनते हैं. अल्फा एमिशन से नीचे ऊपर दोनों में चेंज आता है. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन कह रहा है एनर्जी इमिटेड बाय अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन. तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि किसी बॉडी से इमिट की जाने वाली एनर्जी, पहली बात तो बॉडी के टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर, एरिया. आपको पता होगा स्टीफन साफ का लॉ, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉडी के टेम्परेचर की 4th पावर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर की 4th पावर पर. ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है. तो बच्चों एनर्जी रेडिएटेड या हीट रेडिएटेड एरिया पर भी डिपेंड करेगी, बॉडी टेम्परेचर पर भी और सराउंडिंग टेम्परेचर पर भी, सब पर डिपेंड करेगी. सो ऑप्शन संख्या 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. 35 नंबर. कम टू 36 नंबर. आइए बच्चों 36 नंबर की तरफ चलते हैं. अ वेव ट्रेवल इन एयर मीडियम एंड देन इन वाटर मीडियम, व्हिच आर द फॉलोइंग चेंजेस. वेव जब भी कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वेव के सारे कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे सिवाय फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है ना कि मीडियम की. सो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन अनचेंज. इन क्वेश्चन कह रहा व्हिच आर द फॉलोइंग चेंजेस ऑकर, कौन कौन ये नहीं चेंज होगी. फ्रीक्वेंसी में नो चेंज, अगर नो चेंज पूछता तो. लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप बताएं जरा कि इनमें से कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो चेंज हो जाएंगे, है ना. वेव ट्रेवल इन एयर मीडियम एंड देन इन वाटर मीडियम, तो व्हिच आर द फॉलोइंग कैरेक्टर विल चेंज. तो वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, आई मीन पहला और तीसरा दोनों चेंज जाएंगे. 4th पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. 36 नंबर चौथा सा. अगला देखिए 37 नंबर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज इज ग्रेटेस्ट फॉर. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ की 4th पावर, कॉचीज लॉ. ऑलराइट. तो वेवलेंथ जिसकी ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम. आपसे पूछा गया ग्रेटेस्ट किसके लिए है, जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम चाहिए, वेवलेंथ सबसे कम होनी चाहिए. विबग्योर पैटर्न के हिसाब से VIB GYOR के हिसाब से सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की है, वेवलेंथ सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम. सो वायलेट लाइट के लिए उस कलर, उस पर्टिकुलर मटेरियल का, क्वार्ट्ज पीस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा. नेक्स्ट 38 नंबर. 30 नंबर कह रहा है वेलोसिटी ऑफ हीलियम ट्रेवलिंग इन अ सर्कुलर पाथ in a magnetic field is V, then velocity of proton moving along the same path in magnetic field. तो देखिए बच्चों, रेडियस इज इक्वल टू mv अपॉन qb. आपको याद होगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंट्री करता है तो सर्कुलर पाथ ट्रेस करता है. अब यहाँ वेलोसिटी फैक्टर किस पर डिपेंड कर रहा है, या रेडियस फैक्टर से कंपेयर कर लो चाहो तो. रेडियस फैक्टर कंपेयर कर लो. ऐसे कैसे कंपेयर करोगे. सो अगर यही रेडियस बच्चों हम लोग, यही रेडियस हम लोग सेम पाथ पर चल रहा है तो रेडियस सेम होगी. वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन मूविंग अलोंग सेम पाथ, सेम रेडियस पर चलते वक्त, तो रेडियस अगर सेम है तो मास ऑफ, ये मान लीजिए ये किसके लिए है, वेलोसिटी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस मतलब अल्फा पार्टिकल. तो बच्चों पता होगा अगर ये एक शर्त अल्फा के लिए, या ऐसा कहते हैं ये शर्त हीलियम के लिए, तो हीलियम का मास प्रोटॉन के मास का 4 गुना. उल्टा सोचो, प्रोटॉन का मास हीलियम के मास का 1/4, वेलोसिटी सॉरी नो आइडिया, अपॉन चार्ज की बात करें तो प्रोटॉन का चार्ज हीलियम का आधा. सो Q/2. मैग्नेटिक फील्ड सेम, 2 से कट करोगे यहाँ 2 आ जाएगा. सो R बराबर mv डैश अपॉन 2qb. अब पाथ सेम है, रेडियस सेम होगी, दोनों बातें बराबर करो तो mv अपॉन qb फॉर अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू mv डैश अपॉन 2qbb
बोलो बेटा, कुछ गलत तो नहीं किया बेटा? वेलोसिटी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस ट्रेवलिंग इन सर्कुलर पाथ इज v, r बराबर mv अपॉन qb। प्रोटॉन की बात करो तो प्रोटॉन का मास हीलियम के मास का, हीलियम के न्यूक्लियस के मास का 1/4, और हीलियम न्यूक्लियस की बात करें उसमें चार्ज अगर 2q है तो प्रोटॉन हाफ हाफ हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा बेटा, तो नीचे 2q बचेगा। बातें बराबर करो, m से m खत्म, q से q खत्म, b से b खत्म। ठीक है बेटा, तो v डैश बराबर, बिल्कुल ठीक जा रहा है हम लोग, v डैश बराबर 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2v, तो आंसर 2v, सेकंड पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। 38 नंबर सेकंड पार्ट बेटा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। फॉर अ रेन फॉलिंग वर्टिकली, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बेटा। फॉर अ रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड टेकिंग ऑल फोर्सेस, ग्रेविटी भी ले लो, डाउनवर्ड, विस्कस फोर्स, एयर का ड्रैग का ऊपर की तरफ, बायोन्सी ऊपर की तरफ, टेकन इन अकाउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ स्पीड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। तो बच्चों ये तो वाटर ड्रॉपलेट का किसी विस्कस मीडियम में नीचे गिरना जैसा हो गया, स्टोक्स लॉ की तरफ से फॉलो करो, मतलब इस थ्रस्ट ऊपर की तरफ लगे, वेट ऑफ बॉडी नीचे की तरफ लगे, है ना, विस्कस फोर्स, ड्रैग फोर्स 6 पाई ईटा आरवी ऊपर की तरफ लगे, तो बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी वाला खेल है। और टर्मिनल वेलोसिटी के केस में बच्चों टाइम के साथ साथ पहले वेलोसिटी बढ़ती है फिर सैचुरेट हो जाती है। वो कंडीशन टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है जब बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस का नेट जीरो आ जाए। सो आई थिंक पाथ विल बी लाइक, पहले वेलोसिटी नेट फोर्स ग्रेविटी की वजह से बढ़ेगी और फिर सैचुरेट हो जाएगी। ऑप्शन संख्या 39 में 4 नंबर के साथ बेटा। क्लियर है? ये किसी सॉलिड बॉल का किसी विस्कस मीडियम में गिरने जैसा खेल है। 40 नंबर, आइडियल गैस ए बी प्रोसेस से जा रही, प्रोसेस कैसा है बेटा? तो ध्यान से देखिए, किसी भी ग्राफ में दो ही बातें काम की, स्लोप और एरिया। इसका अगर स्लोप लोगे तो उसका स्लोप कांस्टेंट है, इसका थीटा कांस्टेंट है। दिस ग्राफ विल गिव यू tan थीटा एज अ कांस्टेंट, इसमें थीटा कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट, ग्राफ का स्लोप है p/t। तो p/t जिस प्रोसेस में कांस्टेंट हो, तो आपने कहा सर p/t कांस्टेंट का मतलब p प्रोपोर्शनल टू t। अब सोचो बेटा, pv बराबर nRT, p बराबर nRT, ग्राफ का स्लोप है p/t, p/t कांस्टेंट है, p/t कांस्टेंट मतलब p प्रोपोर्शनल टू t, प्रोपोर्शनलिटी में p और t है, इसका मतलब ये सब कांस्टेंट हो गए। वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट किसमें होता है? आइसोमेट्रिक या आइसोकोरिक प्रोसेस में। ऑप्शन संख्या सेकंड के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, ऑप्शन संख्या सेकंड। नेक्स्ट बेटा 41 नंबर, कंडक्टिविटी और विद रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सो कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल टू द रेजिस्टिविटी फॉर एनी कंडक्टर। एक बढ़ेगी दूसरी घटेगी, दोनों के बीच रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। ऑप्शन संख्या फर्स्ट के साथ जाएंगे। 42nd नंबर, ए थिन सिमेट्रिकल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर p is cut into 3 parts as shown in the figure। पावर ऑफ किसका पावर किसका कितना गुना है? 42nd नंबर। तो देखिए बेटा, हाँ अब कह रहा कि डबल थिन सिमेट्रिकली इसका पावर p है, पावर p, इसका पावर p है, ऐसे पावर p। तो बच्चों पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल and focal length depend upon 1 upon focal length depend upon mu minus 1, है ना, और डब्बे के अंदर बेटा 1 upon r1 minus 1 upon। ऑलराइट, अब सीखना क्या है, ए वाले में जो अपर पार्ट है इसकी तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर से म्यू से। यहाँ एक तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, एक तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। तो b की पावर जब लिखेंगे तो लिखेंगे पावर विच इज रेसिप्रोकल टू द फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू, सेम है, -1 सेम है। रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, दूसरी तरफ बेटा इनफाइनाइट, यहाँ प्लेन सरफेस को इनफाइनाइट मान। तो ध्यान से देखो बच्चों, ऊपर वाले केस में 1 upon r माइनस 1 upon r, इट इज -2 upon r। तो ऊपर जो रिजल्ट आएगा, हम इसे फिर से लिख दे बेटा कि अगर ऊपर रिजल्ट को अगर देखा जाए लेंस मेकर फार्मूले से, अगर लेंस मेकर फार्मूले से देखा जाए तो म्यू -1, पूरे लेंस के लिए बात कर रहा हूं बेटा, 1 upon r1, 1 upon r minus 1 upon minus r, that is 2 upon r, डायरेक्ट लिख रहे हैं। अच्छा यहाँ क्या होगा, पावर रेसिप्रोकल टू फोकल लेंथ म्यू -1, 1 upon r minus 1 upon 0, that means 1 upon r। अब खुद देखो बेटा, यहाँ पावर के ठीक सामने 2 आ रहा ए वाले केस में, और बी वाले केस में पावर के ठीक सामने 1 आ रहा।
तो ऊपर वाले कंपैरिजन में नीचे की पावर आधी हो गई। सो पावर ऑफ बी इज p/2। 42 नंबर क्वेश्चन संख्या, ऑप्शन संख्या 3। क्लियर है? 43 नंबर डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड अपॉन। 43 नंबर कह रहा है डिस्पर्सिव पावर किस पार्ट पर डिपेंड करता है? तो डिस्पर्सिव पावर बच्चों केवल नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिस्पर्सिव पावर मींस ओमेगा का रिजल्ट याद होगा बेटा, ओमेगा वायलेट माइनस ओमेगा रेड अपॉन सॉरी म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड अपॉन म्यू येलो -1। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल प्रॉपर्टी है। सो डिस्पर्सिव पावर ओमेगा केवल मटेरियल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 43 का फर्स्ट पार्ट। 44 देखिए बेटा, 44 देखिए, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन। तो जो इंसिडेंट एनर्जी है इफ इट इज एच म्यू, यहाँ से उसमें से वर्क फंक्शन निकाल दो एच म्यू नॉट, बची हुई एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। सो काइनेटिक एनर्जी is equal to h within dabba mu minus mu naught. So kinetic energy is proportional to difference of frequency. Alright, so maximum kinetic energy emitted photon is proportional to difference of incident frequency and threshold frequency. 44 का first part. 45 नंबर, एन टाइप सेमीकंडक्टर को हीट किया जाएगा। बच्चों किसी भी टाइप के सेमीकंडक्टर को, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एन टाइप, पी टाइप, किसी को भी हीट करोगे, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में बराबर इजाफा होगा। सो 45 का थर्ड पार्ट, इलेक्ट्रॉन एंड होल विल इंक्रीज इक्वली। क्योंकि बच्चों हम ओवरऑल सेमीकंडक्टर को न्यूट्रल रखना चाहते हैं, चाहे वो डोप्ड हो चाहे प्योर। 46 नंबर सवाल, क्वेश्चन कह रहा है इन अ सर्किट शोन बिलो द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टर इज आर, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखो, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक जैसे पोटेंशियल के, पोटेंशियल ड्रॉप तब होता है जब बीच में रेजिस्टर आ जाए। तो ये पॉइंट एक पोटेंशियल पर, ये पॉइंट एक पोटेंशियल पर। तो इसका मतलब आप चाहें तो इस कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसा ही बना सकते हैं, आर रेजिस्टेंस, ये वायर आप यहीं से ऐसे स्विच कर दीजिए, आर रेजिस्टेंस, तीसरा वायर भी ऐसे रेजिस्टेंस। ये देखिए एक्चुअली तीनों वायर के एक एक पॉइंट, एक एक एंड एक पोटेंशियल लेवल पर और दूसरे एंड एक पोटेंशियल लेवल पर है, तीनों पैरेलल, आर 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 आर। यही कहानी यहां भी रिपीट हो रही, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीनों के एक एक पॉइंट, एक एंड पॉइंट पर, दूसरे एक एंड पॉइंट पर, आपस में पैरेलल कनेक्टेड है। ये बी वाला आर 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 इन पैरेलल r/3, इट इज आल्सो r/3, सो रिजल्ट 2r/3। आई थिंक ऑप्शन संख्या सेकंड बेटा। भाई ये पैरेलल रेसिप्रोकल हो गए, ये भी पैरेलल, ये भी सारे पैरेलल और दोनों आपस में सीरीज में, सो r/3 प्लस r/3 2r/3। 47 नंबर, 47 नंबर बेटा। आइए, which of the following graphs shows the variation of electric field intensity E due to a hollow spherical conductor of radius r। तो बच्चों hollow spherical conductor की कहानी अगर बताएं तो किसी hollow spherical conducting शेल या conducting body को जो भी आप चार्ज सप्लाई करने का हमेशा उसकी सरफेस पर रहेगा, मैक्सिमम कंफर्टेबल पोजीशन पर। इनसाइड चार्ज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। आउटसाइड देखा सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है KQ/r²। और जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जाएंगे, सो जैसे पॉइंट चार्ज का वेरिएशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², वैसी वेरिएशन होगा। सो किसी हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर, उसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मामला जीरो, सरफेस पर मैक्सिमम, और जैसे से आगे जाओगे ड्रॉप करेगा। सेकंड नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे। 47 का सेकंड पार्ट। 48 with propagation of longitudinal wave through a medium the quantity of transmitted is, क्या क्या ट्रांसफर होता है बच्चों किसी प्रकार की, हाँ, with the propagation of longitudinal waves through the मीडियम में जब ट्रांसफर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 48 इसमें कह रहा है प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू अ मीडियम द क्वांटिटी ट्रांसमिटेड इज, कौन सी क्वांटिटी ट्रांसफर होती है बेटा? तो वेव की प्रोपगेशन में एनर्जी और मोमेंटम दोनों का ट्रांसफर होता है। तो इसमें काश कोई ऑप्शन ऐसा होता है इसमें एनर्जी मोमेंटम दोनों लिखा होता,
एक ऑप्शन ऐसा है इसमें केवल एनर्जी लिखी है, उसे हम सही माने क्योंकि बाकी एनर्जी मैटर है, ट्रांसफर नहीं होता, मैटर ट्रांसफर नहीं होता। तीसरे में सही चौथे में सही लिखा था एनर्जी मोमेंटम, लेकिन फिर मैटर आ गया, इसलिए ऑप्शन सही नहीं माना जाएगा। किसी भी प्रोग्रेसिव वेव के किसी मीडियम में प्रोपगेट होते के दौरान वेव में मीडियम के पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते, बल्कि केवल और केवल मोमेंटम और एनर्जी का ट्रांसफर होता है। उनमें से सेकंड नंबर ऑप्शन बता रहा है एनर्जी सही है। हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस या डिके इज एक्स टाइम, इस मीन लाइफ वो वैल्यू कितनी होती है बच्चों? तो आपको याद होगा हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ इज इक्वल टू 1.44 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। इसे नीचे ले जाओ बेटा, तो 1/1.44 टाइम्स ऑफ एवरेज लाइफ इज इक्वल टू हाफ लाइफ। 1/1.44 1.44, सो 14 से डिवाइड करोगे 100 को, 1498 लगभग 0.6932 के आसपास, 0.69 49 का सेकंड पार्ट। और बढ़ते बेटा लास्ट सवाल की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, कह रहा इनमें से कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसमें ऑब्जर्वर विल हियर बीट्स? तो ऑब्जर्वर बीट तब सुनेगा जब उसे फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, पहले केस में डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी सुन रहा है, नो चेंज। दूसरे केस में रिफ्लेक्ट होकर के सेम फ्रीक्वेंसी आएगी, आई थिंक नो चेंज। तीसरे केस में ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच, ध्यान से देखिए, वेलोसिटी में डिफरेंस है। पहले केस में जो फ्रीक्वेंसी आएगी वही सुनाई देगी, दूसरे केस में जो इधर से आएगी वही रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, सेम सुनाई देगी। तीसरे केस में जो फ्रीक्वेंसी इधर से आ रही है वो सुनाई तो देगी, लेकिन ऑब्जर्वर इमोशन कर रहा है, मतलब अच्छा दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, कि वी एक की यू। तो है क्या कि दोनों के बीच डॉपलर्स इफेक्ट कहता है ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच होने वाले रिलेटिव मोशन से फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस सुनाई देना ही बीट्स ऑब्जर्वेशन है। तो तीसरे नंबर में दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, जबकि चौथे में दोनों तरफ से सेम फ्रीक्वेंसी सोर्सेज आ रहे हैं। सो थर्ड केस में बीट्स सुनाई देगी बच्चों। तो ये था बच्चों 50 सवालों का डिस्कशन। जहां कहीं भी आपको लगे कि सोल्यूशन थोड़ा सा तेज था, आप प्लीज आराम से वीडियो को पॉज करके खुद से कैलकुलेशन कर लेना, फिर सोल्यूशन से मैच करना। उम्मीद करते हैं बच्चों आप अपकमिंग नीट के फाइनल एग्जाम में बहुत बेहतर करेंगे। अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले डिस्कशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।